लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस जगह पे स्टॉप किया था, कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए थे फेजर डायग्राम के, और ये क्वेश्चन था, है ना। चलो, तो इस पे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि पता चल जाए कि हाँ तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं। लेट से इस जगह पे मीन पोजीशन है, और इस जगह पे एक्सट्रीम पोजीशन है, और इस जगह पे एक और एक्सट्रीम पोजीशन। एक पार्टिकल है जो कि इस जगह से चलना स्टार्ट किया v वेलोसिटी से, और मतलब यहाँ पे इनिशियली 0 वेलोसिटी था, और वो चलते गया और चलते गया, उसके बाद फिर रिटर्न होकर के इस जगह पे आया। ये जो लोकेशन था ये गिवन था a/√3 a/2। तो पूछा गया इसको इस लोकेशन से इस लोकेशन तक आने में कितना टाइम लगेगा, और इसको मैं दो तरीके से करके बताऊंगा जो कि काफी ज्यादा आसान होगा। तुम लोग पहले इसे सॉल्व करो। हम्म, करो सॉल्व। तो देखो, इसको फेजर डायग्राम से करेंगे, और देखो किस तरीके से क्वेश्चन होगा। पहले तो मैं इसके लिए सेंटर बना लेता हूँ और एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। ऐसा सर्कल है, परफेक्ट नहीं है, मान लो कि यहाँ है, और वो किस जगह से स्टार्ट हुआ, इस जगह से स्टार्ट हुआ, और इस जगह से चलना स्टार्ट हुआ, चलते गया और इस लोकेशन पे पहुंचा। इसका मतलब पहले तो ये यहाँ पे पहुंच गया, मतलब इस लोकेशन पे पहुंच गया, और फिर इस लोकेशन पे पहुंचा, तो इस लोकेशन पे पहुंचेगा। तो इतना सा उसने रोटेशन किया है, तो पहले तो मुझे ये एंगल निकालना पड़ेगा, और फिर थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। हमें दिख रहा है कि ये जो एंगल है वो तो पाई है, बस ये एंगल अल्फा निकालने की जरूरत है। तो उसके लिए मैंने ये डिस्टेंस देखा, ये डिस्टेंस कितना है, √3 a/2। तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, √3 a/2, और ये कितना होगा a। तो a cos अल्फा कितना निकल के आ जाएगा, √3 a/2। तो इधर से cos अल्फा का वैल्यू आ जाएगा √3/2। सो अल्फा विल बी इक्वल्स टू, बोलो कितना आ गया, 30 डिग्री। तो टोटल एंगल कितना हो गया, थीटा इज इक्वल्स टू 180 प्लस ऑफ 30 विच इज इक्वल्स टू 210 डिग्री। और 210 को मैं कितना लिख सकता हूँ, एंगल के टर्म में, है ना। तो ये अगर तुम जनरल वे में सोचो, कभी कभी अगर स्टक हो जाओ तो इसको तुम 30 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करो। कितने टाइम में मल्टीप्लाई होगा, 30 × 7, है ना। और 30 को कितना लिखता है, ये तो हमेशा ही याद रखता है, डेट इज π/6। तो ये आ जाएगा 7 π/6। ठीक है, तो ये हमारा 7 π/6 आ गया। अब थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी लगाना है हमें। थीटा का वैल्यू 7 π/6 और इज इक्वल्स टू ओमेगा, ओमेगा आ जाएगा 2 π/T इंटू टाइम। पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो टाइम कितना आ जाएगा 7 और T/12। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड क्या है, ये मेथड जो है वो यूनिवर्सल है, ये मेथड हम लोग कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस इस फॉर्मेट में गिवन होता है तो हमारे लिए इजी हो जाता है सॉल्व करना। कैसे, इसको इस जगह से इस जगह तक जाना है, एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन तक जाना है, इसको टाइम कितना लगता है, T/2 लगता है। और इस जगह से इस जगह तक जाना है, तो इस जगह से इस जगह तक जाने के लिए टाइम कितना लगता है, मैंने तुम्हें बताया था T/2 है। √3 a/2। इधर से इधर जाने में और इधर से इधर जाने में टाइम, दो टाइम आता है, एक T/6 आता है और एक T/12 आता है। तो कौन सा टाइम लगेगा बोलो, ये वाला टाइम।
a/2 T/2 के लिए याद कर लो, a/2 के लिए इधर से इधर जाने के लिए जो टाइम लगता है ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और ज़्यादा स्पीड से, तो टाइम लगेगा कम, डेट विल बी t/12 और ये चीज़ क्रॉस हो जाता है तो इधर कितना आ जाएगा, ये t/12 टाइम आ जाएगा। तो दिस टाइम इज t/12 और तुम्हें बस ऐड करना है इधर से इधर जाने का, तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा t/2 प्लस t/12, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 7t/12। तो देखो ये कितने जल्दी हो गया और ये कितना टाइम लगा, लेकिन हाँ ये एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर तुम्हें ये वैल्यूज याद है तभी तुम कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, या फिर अगर 53 डिग्री दे दिया तो फिर तो इससे तो कर ही नहीं सकते, वो तुम्हें यही तरीका वो फिर अप्रोच करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन ऐसा है कि अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इस जगह पे मीन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है और इस जगह पे भी एक एक्सट्रीम पोजीशन है, इसी के ऊपर दो पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं और दोनों पार्टिकल का जो फ्रीक्वेंसी है सेम है और दोनों पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम है। पार्टिकल ए जो है मीन पोजीशन से इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया और पार्टिकल बी जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन से इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया। तो पूछा गया फाइंड द टाइम आफ्टर विच बोथ विल मीट एंड ऑल्सो फाइंड द लोकेशन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टाइम आफ्टर विच both will meet and also find the location। डिस्प्लेसमेंट निकाल लेना एक्स का वैल्यू, ठीक है, कितना हो जाएगा, सॉल्व करो इसको जल्दी से। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग जनरली दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका मैं बताऊंगा अभी सॉल्व करने का, और वो ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं इसका फेजर डायग्राम बना लूंगा। फेजर बनाता हूँ तो t इज इक्वल्स टू 0 पे क्या किया तुमने इसको निकालने के लिए वो पहले बताओ, फेजर से किया या किसी और तरीके से? इधर से किया, हम्म। रिलेटिव ये वाला। माना कि ए एक्स डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, फिर बी वाई डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए कर दिया। वो थोड़ा राइट ज़्यादा से लॉन्ग है ना, तो ये हाँ लॉन्ग, सर। वो थोड़ा लॉन्ग पड़ जाता है। अब देखो इसको इस तरीके से करेंगे, अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये इस जगह पे है ना, इस लोकेशन पे है, और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो बेसिकली ये इस लोकेशन पे है, और दोनों का ओमेगा क्या है, सेम, दोनों का ओमेगा क्या है, सेम, क्यों, क्योंकि बोल रखा है फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम है और एम्पलीट्यूड सेम है, इसलिए दोनों का रेडियस भी सेम है। बिल्कुल सही। तो दिस इज ए एंड दिस इज बी, और बोला गया कि इस तरीके से रोटेशन करेगा तो वो मीट कब करेगा, है ना। तो तुम ये सोच लो कि इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो ऑलवेज मेंटेन रहेगा, ये फेज डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, इसका इक्वेशन कैसे लिखा जा सकता है, इसका इक्वेशन लिखा जा सकता है ए साइन ओमेगा टी से, और इसका इक्वेशन कैसे लिखा जा सकता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो तुम किसी भी टाइम पे अगर फेज डिफरेंस निकालने की कोशिश करो तो जो फेज डिफरेंस आएगा दैट विल बी ओमेगा टी प्लस फाइव, सॉरी पाई/2 लिखो यहाँ पे, पाई/2 माइनस ऑफ ओमेगा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आंसर कितना आ जाएगा पाई/2। मतलब दिस डेल्टा फाई इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड इट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। मेरी बात समझ में आ रही है क्या, ये ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। अच्छा ठीक है, कांस्टेंट रहेगा तो मैं इसका क्या बेनिफिट उठा सकता हूँ, इसका बेनिफिट ये उठाया जा सकता है कि ये एक रॉड की तरह एज्यूम करो इसको, एक रॉड की तरह एज्यूम करो, क्योंकि इसके बीच का एंगल चेंज नहीं हो सकता है, तो ये तो फिक्स्ड है। तो ठीक है, इसके बाद क्या करें, इसके बाद ये है कि जहां पे भी मीट करेगा, जहां पे भी मीट करेगा, लेट्स से इस जगह पे मीट कर रहा है,
तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इस फेजर डायग्राम का जो शैडो होगा, वो शैडो बेसिकली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गया है। मीट करने का यही मतलब हुआ। तो अब जो ग्राफ बनेगा वो मतलब कि जो डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा। वो चलते चलते इस जगह पे आ चुका होगा, और ये जो है चलते चलते इस जगह पे आ चुका होगा, ऐसे करके। तब तो जाकर के इसका शैडो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, और मैं बोल रहा हूँ कि हाँ ये दोनों मीट कर गया है। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? जी बोलो। सर, समझे। यस सर। है ना? तो अब ये काफ़ी आसान क्वेश्चन बन गया है कि अगर ये इस तरीके से हो गया है और दोनों को एक ही लाइन में रहना है, दोनों को एक ही लाइन में रहना है और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री मेंटेन रहना है, तो ऑफ कोर्स ये एंगल, अगर अल्फा तुमने बोला तो ये एंगल भी अल्फा ही होगा। सो 2 अल्फा शुड बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो अल्फा कितना निकल के आ जाएगा? 45 डिग्री। तो अब 45 डिग्री इसको रोटेट करने में टाइम कितना लगेगा? इतना डिस्टेंस भी ट्रेवल कर लेगा अल्फा के लिए। तो तुम्हें अब आराम से आंसर निकल के आ जाएगा। अल्फा क्या हो जाएगा? ओमेगा टी इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। सो टाइम विल बी इक्वल्स टू टी बाई 8। इतना टाइम लगेगा इसको ट्रेवल करने में। दूसरा, कितना डिस्टेंस हो जाएगा? तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो इधर से, तुम्हें जो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा डेट विल बी ए बाय रूट टू, 45 डिग्री का एंगल के लिए। समझ में आया ये चीज? यस सर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से गिवन है कि बोला गया टू पार्टिकल्स आर एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक। हाँ बोलो। सर ये वाला जो क्वेश्चन था उसे हम रिलेटिव मोशन से कर सकते हैं क्या? हाँ, तुम वही बोल रहे हो ना भीड़ की कि वजह इसको स्टॉप कर दो और इसको सिर्फ आने दो। से। हाँ। हाँ, तो रिलेटिव से तुम टाइम निकाल लोगे, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताया, आइडिया बताया क्या है। आगे चलो। क्वेश्चन ये है कि दो पार्टिकल हैं जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, हैविंग सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। एंड फ्रीक्वेंसी, तो सेम एम्पलीट्यूड है और फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद फिर ए मान लेते हैं कि एम्पलीट्यूड है और फ्रीक्वेंसी इसका एफ मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। और एक्स एक्सिस में दोनों ऐसे चमक रहा है along x axis. Their mean positions is separated by, let's say कि their mean position are separated by x नॉट distance, ठीक है। और x नॉट जो है वो a से बड़ा है, एम्पलीट्यूड से बड़ा है। if the maximum separation between the particles परफॉर्मिंग एसएचएम, ठीक है, जो भी दो पार्टिकल्स थे जो एसएचएम परफॉर्म कर रहे थे उसके बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस अगर एक्स नॉट प्लस ऑफ ए हो सकता है, तो उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा ये निकालना है। फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन देम। ये जो क्वेश्चन है ये जेई में आया था और इससे भी हमें थोड़ा बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और तो देखो, इसमें दो तरीके हैं सॉल्व करने के। एक तो पहला तरीका और दूसरा, तो पहला तरीका थोड़ा लेंदी होगा, दूसरा तरीका जो शॉर्ट ट्रिक से हम लोग फेजर डायग्राम से कर लेंगे, है ना। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं, उसके हिसाब से फिर इसको आगे हम लोग लेकर के चलते हैं। तो दो एसएचएम हो रहे हैं, लेट से इसका मेन पोजीशन इस जगह पे है और दूसरा जो एसएचएम हो रहा है वो कुछ ऐसा है और इसका मेन पोजीशन इस जगह पे है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया, अच्छा दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, ठीक है, ये चीज़ गिवन है। और बोला गया फ्रीक्वेंसी सेम है। मीन पोजीशन जो है वो सेपरेट किया गया कितने से? एक्स नॉट डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो एक्स नॉट है। तो अगर मैं इसको
एक्स एक्सिस बोल रहा हूँ और इसे वाई एक्सिस बोल रहा हूँ, तो इसका मीन पोजीशन एक्स नॉट पोजीशन पे है, ये हमें याद ध्यान रखना है। तो इफ द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स, तो मैक्सिमम डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना आ रहा है, दिस मच आ रहा है। अब फेज के बारे में बताया नहीं कि वो किस जगह से स्टार्ट हुआ है, और फिर बोला है कि मैक्सिमम डिस्टेंस बस इतना सा होना चाहिए। तो ऐसा करता हूँ, इसको मैं मीन पोजीशन से स्टार्ट करता हूँ और जितना भी फेज डिफरेंस है वो इसमें डाल देता हूँ। तुम्हें पता होगा हम लोग ऐसा क्यों करते हैं। तो ये वाला 1 है और ये 2 है। दोनों में फेज देने से कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन हो जाएगा, उसको हमें करना नहीं है। तो ए साइन ऑफ ओमेगा टी, और x2 के लिए क्या करते हैं हम लोग, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। तो ये इस जगह से स्टार्ट हुआ, लेकिन अगर x2 के लिए देखें तो ये तुमने जो a लिखा है वो सिर्फ इस जगह से SHM का तुम्हें इक्वेशन मिला, लेकिन अगर मैं इस जगह से डिस्टेंस का इक्वेशन लिखना चाहता हूँ तो मुझे इस जगह पे x नॉट तो ऐड करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेते हैं, तो x2 माइनस ऑफ x1 विल बी द डिस्टेंस बिटवीन देम, विच विल बी इक्वल्स टू a, पहले x नॉट ले लेता हूँ, x नॉट प्लस ऑफ a साइन ओमेगा टी प्लस 5 माइनस ऑफ a साइन ऑफ ओमेगा टी, बराबर। अब इसमें देखो, इस वेरिएशन को तुम सॉल्व करना चाहते हो, बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के। ये हो जाएगा a कॉमन ले लो, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 और माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी। ठीक है, बहुत तरीके हैं सॉल्व करने का। देखो, ये जो डेल्टा एक्स निकला है, तुम पहला तरीका ऐसा कर सकते हो कि इसका डेल्टा एक्स का वैल्यू मुझे मैक्सिमम चाहिए, तो डेल्टा एक्स का वैल्यू अगर मैक्सिमम चाहिए तो इसको मैं कोई नाम दे देता हूँ ना, वाई। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू जीरो। टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू जीरो कर लो, इधर से टाइम निकाल लो, तुम्हें पता चल जाएगा। दूसरा चीज, अगर तुम्हें ये भी नहीं करना है, तुम्हें पता है कि इसका जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है, तो अगर मैक्सिमम है तो वो है कितना, एक्स नॉट प्लस ऑफ ए। ऑलरेडी तुम्हें पता है, तो इधर से एक्स नॉट प्लस ऑफ ए किया, और ये चीज लिखा हुआ है साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 माइनस ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी, बराबर है क्या। अब एक्स नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ ए बचेगा, तो 1 इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी प्लस 5 माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी। अब इसमें तुम फॉर्मूलेज वगैरह ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये सॉल्व करने वाला काम हो गया। अब इसका नेक्स्ट तरीका क्या है, y बोलो। इक्वल्स टू dy by dt जीरो क्यों किया? क्या बोल रहे हो तुम? अरे मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन बन गया ना, मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन समझ में आता है ना। किसी भी चीज को हाँ हाँ मैक्सिमम ये करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसका डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू जीरो करते हैं। मैथ्स में तुम्हें पढ़ाया गया होगा हर एक चीज, है ना। हाँ हाँ अब दूसरा जो है वो है हमारा फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम में क्या है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तुम्हें, तभी तुम्हें समझ में आ सकता है। एक सर, फेजर, हाँ बोलो। सर वो सेकंड वाला मेथड है, उसके बाद क्या करेंगे, मतलब उससे मतलब ओपन करने फिर के क्या बाद? है, उसका तुम फॉर्मूला अप्लाई करो, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा लो। बहुत सारे तरीके हैं ना सॉल्व करने हाँ, के, है ना। फिर उसके बाद फिर क्या है, नहीं हो। जो 1 आ रहा है तो पाई बाई 2 होना चाहिए, फिर तुम उसको सॉल्व करो। देखो अब इधर इस जगह पे तुम्हें क्या बोला गया है कि इन दोनों के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए। अगर दोनों का मीन पोजीशन देखें तो दोनों के मीन पोजीशन के बीच का डिस्टेंस कितना है, एक्स नॉट है, और हमें डिस्टेंस चाहिए मैक्सिमम। मैक्सिमम डिस्टेंस होने का मतलब ये है कि एक्स के अलोंग डिस्टेंस होना चाहिए मैक्सिमम, ना कि वाई के अलोंग। क्योंकि फेजर जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो फिर हम लोग उसका शैडो को देखते हैं, शैडो ही एसएचएम करता है, ना कि हमारा सर्कुलर वाला सर पार्ट। बोलो। सर आपने लिखा था कि एक्स नॉट ग्रेटर देन ए है, तो वो ओवरलैप कैसे करेगा? क्यों, प्रॉब्लम क्या है? एम्पलीट्यूड से बड़ा होना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी ना बोला है कि एक्स तो नॉट इज हाँ, ग्रेटर देन टू है। यस ठीक है, ठीक है। यस तो एक केस लेते हैं, सिनारियो लेते हैं, और फिर हम लोग इसको समझते हैं।
तो इन दोनों के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस इतना होना चाहिए, मैक्सिमम डिस्टेंस इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों का मीन पोजीशन मैंने इस जगह पे रख दिया और मीन पोजीशन इस जगह पे रख दिया, और एम्पलीट्यूड ऐसा होगा, इसका मैं बना देता हूँ। इसको इरेज करना पड़ेगा मुझे इधर से, है ना, नहीं मिल रहा है स्पेस। हाँ, इसी के ऊपर कर देता हूँ ना मैं, ये है हमारा ऐसा। तो ये इस तरह का मोशन कर सकता है और किसी भी जगह से वो स्टार्ट हो सकता है, और ये भी इस तरह का मोशन कर सकता है और किसी भी जगह से स्टार्ट हो सकता है। तो एक एक करके मैं सिनारियो अज्यूम करता हूँ, फिर हम लोग को समझ में आएगा कि ये हम लोगों ने जो शॉर्ट ट्रिक लगाया वो ऐसा क्यों लगाया। लेट्स से कि वो इस जगह से स्टार्ट हुआ है, पार्टिकल ए इस जगह से स्टार्ट हुआ है, हाँ, इसको मैं इससे करता हूँ। पार्टिकल ए, सिनारियो 1 के पार्टिकल ए मीन पोजीशन से इस डायरेक्शन में स्टार्ट हुआ है, और ये भी मीन पोजीशन से इस जगह से स्टार्ट हुआ है। बोलो, तो इन दोनों के बीच में इनिशियल डिस्टेंस कितना है, एक्स नॉट है। अब ये अपना जर्नी करना स्टार्ट करेगा, तो ये आगे की डायरेक्शन में चलते जाएगा, ये भी आगे की डायरेक्शन में चलते जाएगा। क्या किसी भी टाइम पे इससे ज्यादा इसका मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है क्या? नहीं। नहीं हो सकता है, नहीं। क्योंकि अभी दोनों फेज में है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम। तो ऑफकोर्स इन दोनों के बीच में हमेशा एक्स नॉट ही डिस्टेंस रहेगा, तो ये एक बढ़िया तरीका नहीं है। मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, एक्स नॉट प्लस ऑफ ए। तो ऑफकोर्स ये इस जगह से स्टार्ट नहीं हुआ है, मैं इस जगह से स्टार्ट कर लेता हूँ। बढ़िया, हाँ, अब देख करके लग रहा है कि हाँ एक्स नॉट प्लस ऑफ ए डिस्टेंस हो चुका है, आया ना। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अगर अभी ऐसा सिनारियो होगा तो इस केस के लिए फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, π/2, क्योंकि ये तो मीन पोजीशन से और ये एक्सट्रीम पोजीशन से चलना स्टार्ट किया है, बराबर, वो इस जगह से चलना स्टार्ट किया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस एक्स नॉट प्लस ऑफ ए नहीं होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस इससे भी ज्यादा हो जाएगा हाँ अगर तुम ये पोजीशन चूज करते हो तो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुमने एक्स नॉट प्लस ऑफ ए उड़ा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि इसके रिमेनिंग जगह पे कभी भी इससे ज्यादा नहीं होगा। मैं दिखा देता हूँ एक लोकेशन, ये चलेगा यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, और ये इस लोकेशन से इस लोकेशन तक आ जाएगा। उसके बाद फिर ये इस लोकेशन से इस लोकेशन तक आएगा, उसके बाद फिर ये इस लोकेशन से इस लोकेशन तक आएगा, है ना। तो ये देखो, एक दो चला, और ये एक और दो चला, अब तीसरा भी चला देता हूँ। तीसरा जब वो इस जगह पे पहुंचेगा तो वो तीसरा कहाँ पे पहुंचेगा, इस लोकेशन पे पहुंचेगा। अभी कितना डिस्टेंस है, एक्स नॉट और ए। हमें पता है कि इसकी वेलोसिटी है 0, और हमें पता है कि ये है अभी मीन पोजीशन पे, इसकी वेलोसिटी होगी सबसे मैक्सिमम। तो इसके नेक्स्ट सेकंड में ये बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और ये बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो हो गया तुम्हारा डिस्टेंस एक्स नॉट प्लस ऑफ ए से ज्यादा, हाँ है ना। तो हाँ। हमें इस चीज को दूर करना है, एक सिमेट्री ऐसा मिलना चाहिए जिसके कारण से कि ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहे, और एक्स नॉट में उसके मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम जो है वो इस लोकेशन पे आता है, इस लोकेशन पे। इसका मतलब कि पार्टिकल को इस जगह पे और इसको इस जगह पे होना चाहिए, तभी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम हो पाएगा। तो ये अगर एक्स नॉट तुमने पहले ही बोल दिया तो ऑफकोर्स इसे a/2 होना चाहिए और इसे a/2 होना चाहिए। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, और ये भी एंगल 30 डिग्री। तो टोटल फेज डिफरेंस कितना आ गया, टोटल फेज डिफरेंस विल बी π/3। समझ में आया क्या? तो पूरा मुझे बस इतना सा समझाने के लिए इतना केस वगैरह लेना पड़ा ताकि तुम्हें डेप्थ में समझ में आए। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। तो ये इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, और इस पे और भी क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, ज़्यादा अब डिटेल्स में नहीं जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट जो है वो एनर्जी ऑफ पार्टिकल है, मतलब एसएचएम में अगर कोई भी पार्टिकल कर परफॉर्म एसएचएम कर रहा हो या फिर ऑसिलेटरी मोशन कर रहा हो, तो उसमें हम लोग किसी भी पार्टिकल का एनर्जी कैसे लिखते हैं।
एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम। तो एसएचएम में टोटल 3 तरह के एनर्जी हो जाते हैं। पहला एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी। दूसरा एनर्जी कौन सा है? पोटेंशियल एनर्जी। तीसरा टोटल एनर्जी। तो मैं तीनों एनर्जी को लिख देता हूँ, डिराइव वगैरह मैं करूँगा नहीं, तुम्हें भी पता है कैसे आता है। तो काइनेटिक एनर्जी पहले तो लिखता हूँ मैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को मैं दो फंक्शन में लिख सकता हूँ, एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। काइनेटिक एनर्जी होता क्या है? हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। अब वेलोसिटी मैं दो तरीके से पुट कर सकता हूँ। कैसे कैसे? एक वेलोसिटी को चाहूँ तो मैं इस तरीके से पुट कर सकता हूँ, ओमेगा रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, या फिर वेलोसिटी को मैं ऐसे पुट कर सकता हूँ डेट v इज इक्वल्स टू, बोलो क्या होता है? v इज इक्वल्स टू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ओमेगा, ए ओमेगा है ना, a cos ओमेगा इंटू टी। ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस ऑफ 5। मान लेते हैं कुछ फेज भी होगा। तो अब इन दोनों वेलोसिटी के वैल्यू को अगर मैं इसमें पुट करूंगा तो इधर से मेरा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी दो फंक्शन में। सो काइनेटिक एनर्जी जो है दो तरीके से लिखा जा सकता है, डेट इज हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हाफ ऑफ एम ओमेगा ए स्क्वायर, है ना, सॉरी, हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। तो ये आ गया हमारा काइनेटिक एनर्जी। दूसरा पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? स्प्रिंग के कारण से जनरली होता है, तो हम लोग हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर लिखेंगे। और हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर कितना होगा? तुम x को अब दो तरीके से लिख सकते हो, एक तो x एज ए फंक्शन ऑफ x और x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ x तो यही रहेगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ जो टाइम होगा वो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, डेट इज के x का वैल्यू कितना होगा? x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5 बराबर। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन इसमें के है, तो मैं ऐसा करता हूँ, के को रिप्लेस करने की कोशिश करता हूँ। के का वैल्यू कितना होता है, याद है क्या? ओमेगा इज इक्वल्स टू, एम के एम ओमेगा स्क्वायर। हाँ, एम ओमेगा स्क्वायर, है ना। ये इस तरीके से लिखा जाएगा। तो इसको ऐसा लिख लेता हूँ मैं, हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ एक्स के लिए, और एज ए फंक्शन ऑफ टाइम के लिए हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। ये दूसरा हो गया। अब तीसरे के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसका तीसरा जो होगा डेट विल बी टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इन दोनों का समेशन हो जाएगा, जिसको हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग जनरली माइनस में लेते हैं, प्लस में लेते हैं। यहाँ पे रेफरेंस पे डिपेंड करता है हमारा। सो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और इन दोनों को अगर हम लोग सम करेंगे तो हमारा टोटल एनर्जी कितना निकल के आता है? हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी निकल के आता है। और टोटल एनर्जी जो है हमारा कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है, और ऑफ कोर्स होना भी चाहिए कांस्टेंट, क्योंकि इससे कोई भी एनर्जी विड्रॉ नहीं कर रहा है। और इसमें पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होते हुए दिख रहा है। ये हो गया हमारा थर्ड, दैट इज टोटल एनर्जी। ग्राफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्राफ तुम्हें पता होगा कि अगर इसके ग्राफ के बारे में देखें, ओके, तो इधर है हमारा एनर्जी, और इस तरफ है डिस्प्लेसमेंट। तो एक स्प्रिंग से मैं ब्लॉक को कनेक्ट कर देता हूँ,
और फिर इसको मैं डिस्प्लेस करा देता हूँ और ये इस तरीके से मोशन करेगा। तो एक्सट्रीम पोजीशन है तुम्हारा ए और एक माइनस ऑफ ए। टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, वो चेंज नहीं होने वाला है। तो टोटल एनर्जी के लिए मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, दैट विल बी हाफ ऑफ टोटल एनर्जी हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और फिर एक पोटेंशियल एनर्जी के लिए कर्व बनेगा और एक काइनेटिक एनर्जी के लिए। तुम अच्छे तरीके से इस इक्वेशन को देख करके बताओ, ये जो काइनेटिक एनर्जी है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ये कैसा है इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है, ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये लेकिन है पैराबोला अपवर्ड और ये है पैराबोला डाउनवर्ड। तुम्हें हिंट मिल चुका होगा कैसा बनेगा, या फिर तुम इस जगह से कुछ कुछ डेटा निकाल लो, वैल्यूज निकाल लो, पुट करके तुम देख सकते हो। तो एक पैराबोला अपवर्ड होगा और एक पैराबोला डाउनवर्ड। मैं इस जगह पे बना देता हूँ। कुछ इस तरीके से। सिमेट्रिक होगा दोनों साइड और एक पैराबोला डाउनवर्ड। ये हो गया पैराबोला डाउनवर्ड। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? काइनेटिक एनर्जी को। और ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? पोटेंशियल एनर्जी को। बराबर, ये हो गया हमारा। अच्छा, इसमें कभी कभी फ्रीक्वेंसी भी पूछते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी क्या है बताओ? फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 ओमेगा टी। काइनेटिक एनर्जी डेट विल बी 2 ओमेगा, है ना? एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर देखेंगे तो हाँ समझ में आता है ना क्यों होगा? क्योंकि तुम कॉस को, सॉरी कॉस स्क्वायर है उसको चेंज करो। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें? cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करके cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो cos स्क्वायर थीटा को अगर मैं cos थीटा में चेंज करने की कोशिश करूंगा, स्क्वायर हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो थीटा में डबल हो गया। तो थीटा डबल होगा तो ये ओमेगा से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? 2 ओमेगा। सेम मैं इसके लिए भी बोल सकता हूँ कि अगर फ्रीक्वेंसी इसका बात करूँ, पोटेंशियल एनर्जी का, उसका भी फ्रीक्वेंसी कितना होगा? सेम। आगे चलते हैं हम लोग। और इसमें क्वेश्चन है कि एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं, हमें समझ में आ जाएगा। पूछा गया फाइंड द टाइम when the potential energy of the particle is 3 times of kinetic energy। सॉल्व करो। तो इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तुम लोगों ने ढेरों किए होंगे। और ये जो चीज़ है, ऐसा वाला पार्ट एलसी ऑसिलेशन में भी आता है, ध्यान होगा अगर तुम्हें तो। उस जगह पे भी ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे। तो सिंपल सा है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होना है? कांस्टेंट विच इज हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होना है। और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 3 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो 3 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू दिस मच। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये 4 टाइम्स हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, सॉरी माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, जैसा।
ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तुम्हें जैसे लगता है तुम टाइम के फंक्शन में चाहो तो वो भी कर सकते हो, उधर से भी आंसर आएगा। बस इसको कैंसिल आउट कर लो और ये हाफ से भी चला जाएगा और ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 4 और इसको इस तरफ कर लो। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 4 माइनस 1 दैट इज 3/4। √3a/2 एक्स आ जाएगा। और तुम्हें पता है कि मेन पोजीशन से उसे √3a/2 तक जाने में टाइम कितना लगेगा, कितना टाइम लगेगा? t/12 या t/6? T/6। 12। चलो तो ये हमारा आंसर आ गया। सर बोलो। एलसी ऑसिलेशन मतलब? एलसी ऑसिलेशन तुम्हें इसमें बताया जाएगा ईएमआई में, या फिर किसी जगह पे एसी में बताते हैं। ठीक है। एल का मतलब इंडक्टर, सी का मतलब कैपेसिटर। अब समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एसएचएम ओवर एन एम्पलीट्यूड। सॉल्व करो। तो जैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालना है ओवर एन एम्पलीट्यूड। तो किसी भी फंक्शन का एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं, मैं उसका पहले फॉर्मूला बताता हूँ। लेट से अगर कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स और मुझे इसका एवरेज निकालने बोल दिया, तो एक जनरल प्रोसेस है फिजिक्स में, बहुत ज़्यादा काम आएगा। किसी भी फंक्शन का एवरेज हम लोग इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। ये हम लोग का प्रोसेस रहेगा। तो इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स पहले लिख लेता हूँ, हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। और मुझे इस काइनेटिक एनर्जी का एवरेज निकालना है, तो एवरेज कैसे निकलेगा? एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइड बाई इंटीग्रेशन डी एक्स, और लिमिट 0 से a तक लेकर के जाना पड़ेगा। अब क्या है, इसको इंटीग्रेट कर लो, कितना आ जाएगा? हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट पुट कर लो फ्रॉम 0 टू a और इस जगह पे a आ जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करें, 0 तो 0 ही दे देगा, a के लिए ये हो जाएगा a क्यूब और ये a क्यूब बाय 3, तो ये कितना आ जाएगा 3 माइनस 1 दैट इज 2/3 a क्यूब। और इधर तुम्हारा हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए गिवन है। एक कैंसिल आउट होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, आंसर क्या आ जाएगा 1/3 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये तुमने टाइम वाला निकाल करके बोल दिया है ना। तो क्वेश्चन को करना आना चाहिए, क्या पूछा गया हमें समझ में आना चाहिए। चल आगे हम लोग चलते हैं, डेट इज स्प्रिंग मास सिस्टम पे। सर आंसर 1/3 रहेगा ना भाई? हाँ 1/3 रहेगा। रहेगा ना, 1/3 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग मास सिस्टम में तुम्हें पता है हम लोग को टाइम पीरियड निकालना होता है। तो कोई सा भी स्प्रिंग, क्या कोई कुछ पूछ रहा है क्या? हाँ सर। बोलो। सर एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितना आया? 1/3 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। एम मास का ब्लॉक दिया गया, और अगर मैं इसको के से स्प्रिंग से के स्प्रिंग कांस्टेंट से इसको ब्लॉक को कनेक्ट कर दिया, तो इसका टाइम पीरियड हम लोग क्या लिखते हैं 2π√अंडर ऑफ एम बाय के, ये लिखते हैं। और इस चीज के लिए हम लोग एज्यूम करते हैं कि स्प्रिंग जो है हमारा वो मासलेस है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 है। ऐसा एज्यूम करना ज़रूरी है, अगर एज्यूम नहीं करेंगे तो फिर स्प्रिंग का भी मास आ जाएगा एसएचएम में, और मुझे फिर उसका भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो मास m/3 ऐड कर लेते हैं इसमें। अगर स्प्रिंग का मास कैपिटल M है तो इसमें इफेक्टिव मास कैपिटल M/3 ऐड कर लेंगे।
तो वैसा क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। चलो ठीक है, ये हो गया। दूसरा चीज़ ये फ्रिक्शनलेस सरफेस हम लोग एज्यूम करते हैं हमेशा कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तीसरा चीज़ ये है, कभी भी अगर स्प्रिंग किसी भी मास के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है तो उसका टाइम पीरियड हमेशा यही मिलेगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। जैसे कि मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ तुम्हें और उसे तुम करके बताओ। क्वेश्चन है कि ये इस तरीके से थीटा एंगल है और स्प्रिंग को इस ब्लॉक से कनेक्ट कर दिया गया स्प्रिंग कांस्टेंट के, तो इसका टाइम पीरियड बताना है। तुम लोग को सर ने किस तरीके से बताया, कौन सा मेथड बताया? दो मेथड बताए किस तरीके से बताओ। सर। एक तो एफनेट निकाल के उसमें से एक्सेलरेशन को लिखते हैं हम एक्स के टर्म्स में, और एक होता है मतलब इसका फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हो, तो है ना, और फिर इसका एक्सेलरेशन को तुम एक्स के टर्म्स में निकाल लेते हो, फिर ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर कर लेते हो, यही ना? यस मास और ऐसा ऐसा भी सर ने और काइनेटिक मतलब एनर्जी कंजर्वेशन से बताया, क्या चीज? एनर्जी कांस्टेंट लिख के करते एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन से करके, है ना। इसका कि थोड़ा सा पहले डिस्प्लेसमेंट करा देंगे और डिस्प्लेसमेंट कराने के बाद फिर यहाँ पे इसका टोटल एनर्जी लिख देंगे और फिर टोटल एनर्जी जो भी चीज़ आएगा उसको डिफरेंशिएट कर लेना है तुम्हें टाइम के रेस्पेक्ट में, और फिर इक्वल्स टू जीरो कर लेना है। इसका तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो और फिर इस जगह से तुम्हें आंसर देगा, है ना। टोटल ये दो प्रोसेस है। तो पहला ये जो प्रोसेस है बहुत ही कम यूज किया जाता है, और दूसरा ये जो प्रोसेस है ये ज़्यादातर स्टूडेंट यूज करते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में एक शॉर्ट ट्रिक है, मैं उसे बताना चाहूँगा। देखो ज़्यादातर क्या करते हैं, इसको पहले एक्स डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर लेते हैं। पहले तो इसका इस लोकेशन पे इक्विलिब्रियम पोजीशन है और यहाँ पे फोर्स निकालते हैं। इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, इसका एम जी साइन थीटा लग रहा है, और ये अपने नेचुरल लेंथ से कुछ थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड होगा। वो कितना होगा, एक्स नॉट अमाउंट से डिस्प्लेस्ड होगा, और पीछे के डायरेक्शन में के एक्स नॉट लग रहा होगा। तो मैं बोल दूंगा के एक्स नॉट इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। उसके बाद फिर क्या करते हैं हम लोग, इसको एक्स अमाउंट से डिस्प्लेस करते हैं। डिस्प्लेस करने पे इधर जो फोर्स लग रहा होगा एम जी साइन थीटा ही लगेगा, लेकिन पीछे के डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा, अब डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट प्लस ऑफ एक्स हो चुका है तो स्प्रिंग भी फोर्स लगेगा। तो पहला पॉइंट मुझे इस बात का ध्यान में रखना है कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करते हैं उस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना होता है हमें, और उसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव लेना होता है। तो नेट फोर्स जो लगेगा एम जी साइन थीटा पॉजिटिव में होगा, और माइनस में हम लोग लिखेंगे के एक्स विच इज एक्स नॉट प्लस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। और फिर इस जगह से जब हम लोग यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये एक्स नॉट वाला कैंसिल आउट हो जाता है और सिर्फ बचता है माइनस ऑफ के एक्स, और फिर इधर से हम लोग कंपेयर करते हैं ओमेगा स्क्वायर एक्स से, और जब हम लोग इसको कंपेयर करते हैं तो फिर हमारा ओमेगा आ जाता है। सॉरी, मास को मैंने यहाँ देना भूल गया, है ना। तो रूट अंडर ऑफ के बाय एम, और इस तरीके से हमारा आंसर आता है। हम लोग क्या करेंगे, इसका शॉर्ट ट्रिक देखेंगे जिससे कि काफ़ी जल्दी आंसर निकल के आएगा। हम लोग को बस ये याद रखना है कि जो F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन ले रहे हैं, इसमें F जो लेंगे वो एक्स्ट्रा लेंगे, नॉट एक्सटर्नल, एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा जो फोर्स आ रहा है उसी फोर्स को हम लोग मास इंटू एक्सलेशन के बराबर करेंगे। तो पहला चीज़ है हमारा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम फोर्स पे दो फोर्सेस लग रहे हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, एक एम जी साइन थीटा लग रहा है और पीछे की डायरेक्शन में के एक्स नॉट लग रहा है। तुमने जब डिस्प्लेस करा एक्स अमाउंट से तो आगे की डायरेक्शन में जो फोर्स लगा एम जी साइन थीटा लगा, और पीछे की डायरेक्शन में के एक्स नॉट प्लस ऑफ के एक्स लगा। तो ये दोनों फोर्स जो है वो पुराना फोर्स है, हमें एक्स्ट्रा फोर्स देखना है। एक्स्ट्रा फोर्स कितना है, के एक्स। सो दिस के एक्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलेशन। हमें पता है कि इस डायरेक्शन में एक्सलेशन करेगा तो मैं ए इज इक्वल्स टू निकाल लिया के एक्स। तो ऐसा मत समझना कि सर इसको आपने माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर करना है, आपने इसको इस तरीके से कैसे कंपेयर कर लिया। अरे देखो, माइनस साइन आता किस लिए, साइन के लिए, कि इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, इस डायरेक्शन को नेगेटिव लिया। हमारा अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि एक्सलेशन जो इसका अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में तुमने डिस्प्लेस करा है उसके अपोजिट में होगा। इसीलिए इस जगह पे हमने पहले ही इसको एक पॉजिटिव साइन
कंसिडर करके लिया। तो अब इसको हम लोग किससे कंपेयर करेंगे, प्लस से कंपेयर कर लेंगे। तो ओमेगा कितना आ जाएगा, अच्छा एम तो देना भूल ही जाता हूँ मैं बार बार। ओमेगा आ जाएगा हमारा रूट अंडर ऑफ के बाय एम। और इस तरीके से हम लोग बहुत ही ज़्यादा आसानी से क्वेश्चन को कर लेंगे। और ये तुम्हें लग रहा होगा सर ये तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ईजी हो गया इन द सेंस पुराने से, लेकिन उतना भी ईजी नहीं हुआ। अभी देखो कितना ज़्यादा ईजी होता है। क्वेश्चन करके बताता हूँ। क्वेश्चन ऐसा है कि ये एक ब्लॉक है और स्प्रिंग से अटैच्ड है, और इस ब्लॉक को इस पानी के अंदर डिप कर दिया गया। विस्कस फोर्स को नेग्लेक्ट करना है, सिर्फ बायंसी फोर्स लगेगा। और पानी का डेंसिटी जो गिवन है वो रो एल है, और इसका डेंसिटी नहीं मास ही दे देता हूँ डायरेक्ट, एम है। और इसका जो वॉल्यूम है वी है, वी वॉल्यूम है। ठीक है, ये ऐसा सिस्टम दिया हुआ है और स्प्रिंग कांस्टेंट के। तो इसका टाइम पीरियड पूछा गया है कितना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो अगर इसका मैं एफबीडी बनाऊं इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि इस लोकेशन पे ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा, है ना। और इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इस पे नीचे के डायरेक्शन में लग रहा होगा एम जी, ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा होगा के एक्स, और ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा होगा बायंसी फोर्स। एसएचएम कराने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करना पड़ता है। और लेट से इसको डिस्प्लेस करके मैं इस जगह पे लाया, तो नीचे के डायरेक्शन में एम जी पहले से लग रहा होगा और अभी भी लगेगा। बायंसी फोर्स अभी भी उतना ही लगेगा, वो बढ़ेगा ना घटेगा, उतना ही सेम रहेगा, क्योंकि टोटली पूरा का पूरा अंदर है। दूसरा जो फोर्स लगेगा, तो इस को मैं एक्स नॉट ले लेता हूँ, इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो डिस्प्लेस है वो एक्स नॉट है। तो अब इस पे दो फोर्सेस लगेंगे, के एक्स और के एक्स नॉट, दोनों लगेगा। तो एक्स्ट्रा वाला कौन सा फोर्स आया, के एक्स आया सिर्फ, और कोई फोर्स नहीं आया। तो दिस एक्स्ट्रा फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू के एक्स बाय एम। सो कंपेयर करो इसको, ओमेगा घटेगा रूट अंडर ऑफ के बाय एम, ये आ जाएगा हमारा आंसर। हेलो सर। बोलो। हेलो सर। बोलो सर तो। यहाँ पे जब उसे डिस्प्लेस किया एक्स नीचे में, तो फिर प्रेशर नहीं इंक्रीज होगा, प्रेशर, फोर्स नहीं लगेगा। क्या फोर्स लगेगा। अच्छा फ्लूइड का तुम्हारा कॉन्सेप्ट गड़बड़ है क्या, फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट गड़बड़ है तुम्हारा, इसका मतलब। चलो मैं उसको भी बता देता हूँ यहाँ पे। अगर कोई सोच रहा होगा ऐसा कि इस जगह पे मैं ब्लॉक को रखूंगा तो कम बायंसी फोर्स लगेगा, और इस जगह पे रखूंगा तो ज़्यादा बायंसी फोर्स लगेगा, ऐसा गलत सोच रहे हो। ये दोनों इक्वल होगा। नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहा था, फिर क्या। वो नहीं बोल रहा था। ठीक है, जो बोल रहा था समझ गया। हाँ नहीं, मैं सोच रहा हूँ प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, हाँ बिल्कुल, ऊपर से प्रेशर आएगा नीचे तो प्रेशर प्रेशर इंक्रीज प्रेशर तो होगा। इंक्रीज होगा, लेकिन जो नेट फोर्स होगा बायंसी फोर्स वो उतना ही रहेगा। भाई मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया। एक और चीज़ मैं फ्लूइड में बता देता हूँ। देखो जो फोर्स है वो दो तरीके से निकाला जा सकता है। अगर ये एक स्क्वायर है इस तरीके से, क्यूब मान लो, ठीक है, और ऊपर का एरिया ए है, हर एक तरफ का एरिया ए है, तो वॉल्यूम वगैरह भी हम लोग निकाल सकते हैं, या फिर साइड लेंथ ए ही मान लो ना। ठीक है, तो एक इस लेवल का प्रेशर होगा और एक इस लेवल का प्रेशर होगा, P1 एंड P2 बराबर। P1 पे प्रेशर कितना हो जाएगा, मान लो कि ये एक्स नॉट है, तो P1 पे प्रेशर हो जाएगा P नॉट प्लस ऑफ रो जी एच, और P2 पे प्रेशर कितना हो जाएगा, P नॉट प्लस रो जी एच, है ना। तो प्रेशर का डिफरेंस कितना है, हाँ प्रेशर का डिफरेंस तुम बोल रहे हो कि सर ये तो देखो रो जी ए आ रहा है ना, प्रेशर का डिफरेंस तो आ रहा है। तो दूसरा चीज मैं बताना चाहूंगा, या तो तुम बायंसी फोर्स लगाओगे या तो फिर प्रेशर के डिफरेंस के कारण से फोर्स लग रहा है उसे लगाओगे। इन दोनों को साइमल्टेनियसली मत लगाना, क्यों, क्योंकि जो प्रेशर के डिफरेंस के कारण से जो फोर्स आता है डेट इज बेसिकली कॉल्ड द बायंसी फोर्स।
सर ने नहीं बताया ये चीज। कैसे, चलो देखो इधर, हाँ सर। बताया तो सही। ये जो एरिया है इसके कारण से प्रेशर नीचे के डायरेक्शन में लगेगा P1, और ये जो एरिया है इसके कारण से प्रेशर लगेगा ऊपर के डायरेक्शन में। तो ऊपर से एक फोर्स लगेगा नीचे के डायरेक्शन में, और ये फोर्स लगेगा F2। तो F2 माइनस ऑफ F1, दिस इज नेट फोर्स। और नेट फोर्स कितना हो जाएगा, प्रेशर तुम्हें पता है और ये प्रेशर तुम्हें पता है, तो प्रेशर इंटू एरिया फोर्स होता है। सो प्रेशर इंटू एरिया कर दिया, ये P2 होगा और ये P1 होगा। तो इधर से क्या निकल के आ गया, डेल्टा P इंटू ए, और डेल्टा P क्या चीज़ है, दिस मच विच इज रो जी ए, और एरिया कितना होगा ए स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, रो जी ए क्यूब क्या है, वॉल्यूम, तो ये रो जी वी, दिस इज बायंसी फोर्स। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, या तो तुम्हें ठीक है बायंसी सर। फोर्स लगाना है या फिर हाँ प्रेशर सर, डिफरेंस के कारण से फोर्स लगाना है। ठीक है, हाँ एक और सर। क्वेश्चन करते हैं हम लोग कि शायद जेई में क्वेश्चन आया हुआ था कि एक सिलेंडर है। सर 5 मिनट बचे हैं। ओके, तो ऐसा करो, क्वेश्चन मैं बोलता हूँ फिर वापस से ज्वाइन करना। तो एक सिलेंडर है जिसका हाइट वगैरह गिवन है, इस लेंथ को मान लो L है, और इसे पानी में डिप किया गया। तो पानी में डिप किया गया तो वो सिर्फ और सिर्फ H तक आ सका, बराबर। डेंसिटी जो है वो पानी का दे रखा है, डेट इज रो नॉट या फिर रो L ले लो, ऐसा है। और क्रॉस सेक्शन एरिया का जरूरत आई थिंक नहीं पड़ेगा। तो पूछा गया कि अगर मैं इस सिलेंडर को थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस सिलेंडर। अगर इसको थोड़े अमाउंट से डिस्प्लेस करूँ तो सॉल्व। तो क्वेश्चन में मुझे टाइम पीरियड निकालना है, तो कुछ चीज़ें हैं, पहले उससे पहले मैं काम कर लेता हूँ तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। ये अभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो मैं बोल सकता हूँ इस पे जो नीचे के डायरेक्शन में mg फोर्स लग रहा होगा वो इसके बायंसी फोर्स के बराबर होगा, है ना। और mg इज इक्वल्स टू बायंसी फोर्स। mg कितना हो जाएगा, डेट एरिया, इसका अगर मैं एरिया ए मान लूँ तो A इंटू एल वॉल्यूम हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस या फिर सॉलिड इंटू जी इज इक्वल्स टू बायंसी फोर्स। बायंसी फोर्स कितना निकलेगा, वी रो जी। तो जो वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है that is this much which is A into H into density of the liquid into G। अब देखो इधर से A कैंसिल आउट हो जाएगा, G से G कैंसिल आउट हो जाएगा, और मुझे एक रिलेशन मिल जाएगा that रो S अपॉन रो L is equals to H by L। और याद करो ये फॉर्मूला तुम्हें डायरेक्ट बताया गया था, बताया गया क्या, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। यस सर। हाँ सर, हाँ। हाँ, अब तो सही याद है। आ रहा है धीरे धीरे। तो चलो ये मुझे पता चल गया रिलेशन। दूसरा चीज अब क्या है, अब मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा, ठीक है। देखना, ये पहले इस लोकेशन पे था और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था, और मैं इसको अब x अमाउंट से, छोटा अमाउंट है x, उससे डिस्प्लेस कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा नीचे चला जाएगा x अमाउंट से। तो एक्स्ट्रा फोर्स कितना आया, क्या इतना सा बायंसी जो उसके ऊपर लगेगा, डेट विल बी द एक्स्ट्रा फोर्स। समझना बात को, हाँ क्योंकि mg वगैरह तो लग ही रहा है। बायंसी फोर्स का इतना सा वॉल्यूम अभी भी था, पहले भी था, बस इतना सा वॉल्यूम एक्स्ट्रा आया। तो दिस एक्स्ट्रा फोर्स विल बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्स्ट्रा फोर्स कितना हो जाएगा, वी रो जी, और इसको अगर मैं एक्स डिस्टेंस बोल रहा हूँ तो वी वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए इंटू एक्स। ठीक है,
रो डेंसिटी किसका, लिक्विड का, इनटू जी इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास तो ऊपर निकाला था हम लोगों ने, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना एल इनटू ए इनटू एक्सेलरेशन, और इधर से कैंसिल आउट हो जा रहा है, ए कैंसिल आउट हो जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, तो ए कितना आ जाएगा, रो एल अपॉन रो एस इनटू इनटू क्या आ रहा है, एल नीचे जाएगा, एक्स डिवाइडेड बाय एल। देख लो सारी चीज लिख दी है ना मैंने, जी भी है, एक दो तीन चार पांच टर्म है, एक दो तीन चार पांच, ठीक है। अब इसको कंपेयर कर लेंगे, ए इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स है, तो मेरा ओमेगा कितना आ जाएगा, रूट अंडर ऑफ रो एल अपॉन रो एस और जी बाय एल। अब देखो रो एस अपॉन रो एल का वैल्यू मुझे यहाँ पे गिवन है, इसका वैल्यू मैं पुट कर लेता हूँ इस जगह पे, कितना हो जाएगा एल बाय एच, है ना, एल बाय एच, और ये हो जाएगा जी बाय एल, तो इधर से एल एल कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर से ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा रूट अंडर ऑफ जी डिवाइडेड बाय एच, सो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर ऑफ एच बाय जी। तो चाहो तो इस फॉर्मूले को तुम याद रख सकते हो, क्योंकि काफ़ी सिंपल फॉर्मूला निकल के आया, वेयर एच इज़ व्हाट, जितना इक्विलिब्रियम के टाइम पे लेवल था वो चीज़, बात समझ में आएगा। तो डेंसिटी के फॉर्म में भी आंसर गिवन हो सकता था और इस फॉर्म में भी आंसर गिवन हो सकता था। तो देखो मैंने कितना इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दिया, एल ज़्यादा दिया है तो मैं ये ज़्यादा दिया है, इन दोनों का वैल्यू अगर नहीं भी गिवन होता, मतलब डेटा नहीं गिवन होता, सिर्फ एच गिवन होता, तो भी तुम्हारा आंसर आता। ठीक है, तो तुम लोग जब क्वेश्चन को करते हो तो हमेशा समझना कि जितना डेटा गिवन है उतने में ही आंसर लाना है, और अगर तुम्हारा एक्स्ट्रा डेटा हो रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, पहले एज्यूम कर लो कुछ वैल्यूज, और बाद में वो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ में आया क्या? तो देखो हाँ इस तरह सर। के क्वेश्चंस वगैरह बहुत सारे हो सकते हैं। अब थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ या वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करते हैं। एसएचएम के क्वेश्चंस तुम लोगों ने करे ही होंगे। चलो चलो एक और क्वेश्चन करेगा। आरबीडी मैंने पढ़ा दिया है तुम्हें, ठीक है, तो टफ से स्टार्ट करूँ या इजी से? ठीक है चलो थोड़ा सा इजी चलते हैं। एक रॉड है और उसको जो है इस जगह पे हिंज कर दिया है, और दो स्प्रिंग यूज किया गया है, एक इस लोकेशन पे और एक इस लोकेशन पे। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2k दिया गया और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k दिया गया, और ये जो रॉड है जिसका मास m है और लेंथ l है। और इस जगह से भी लेंथ l बाय 2 गिवन है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि अगर इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा। सॉल्व करो। सर हेलो। हाँ बोलो। सर सर वर्टिकल प्लेन में है या हॉरिजॉन्टल प्लेन में है ये? हाँ ये मैं बताना भूल गया। ऐसा करो, इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में करो। हॉरिजॉन्टल प्लेन में रॉड को रखा गया है, ये पूरा सिस्टम हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। करो। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये इस तरह के जो क्वेश्चन है इसे हम लोग कंपाउंड पेंडुलम बोलते हैं, उसमें आता है। मैंने स्किप कर दिया, मुझे लगा तुम्हें समझ में आ जाएगा। सर टाइम पीरियड आ रहा है 5 अंडर रूट 2m/9 के।
ठीक है, देखते हैं। तो ये 2k और ये k है बराबर। अब इसको मैं थोड़ा थीटा एंगल से डिस्प्लेस कर दिया, तो अगर ये एंगल छोटा सा थीटा है तो ये हो जाएगा s, और ये कितना हो जाएगा s/2, तो इसको मैं x बोल रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा x/2। पता है ना कैसे हुआ, s इज इक्वल्स टू r इंटू थीटा होता है, और अगर मैं इसको s1 बोल रहा हूँ तो s1 विल बी इक्वल्स टू l/2 इंटू थीटा। तो सिंपल पता चल रहा है कि अगर तुमने इसको x बोला है तो ये है तुम्हारा x/2, इस जगह से पता चल। तो इसमें कंप्रेशन हुआ और इसमें एक्सटेंशन हुआ, तो स्प्रिंग क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, और थीटा काफ़ी ज़्यादा छोटा है तो लगभग इसको मैं हॉरिजॉन्टल एज्यूम कर रहा हूँ, तो ये फोर्स इधर लगाएगा और ये फोर्स इस तरफ लगाएगा। सो नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा होगा, इस लोकेशन के अबाउट इस तरीके से रोटेट करेगा, और टॉर्क कितना हो जाएगा F1 इंटू L/2 और F2 इंटू L इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। F1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 2k इंटू x, x कितना है x/2 इंटू L/2 प्लस F2 कितना है k इंटू x इंटू L इज इक्वल्स टू आई। आई कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL²/3 इंटू अल्फा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और कितना आ जाएगा KL/2 इंटू एक्स प्लस KL इंटू एक्स इज इक्वल्स टू mL²/3 इंटू अल्फा। तो इक्वेशन क्या निकल करके आया हमारा, KL/2 इंटू एक्स है और ये KL है, T/2 हो जाएगा। और ये हो जाएगा mL²/3 इंटू अल्फा। मेरे पास अल्फा निकल के आया, दैट इज इक्वल्स टू 3/2, 9 कर लेता हूँ डायरेक्ट, 9k L डिवाइड बाय m, L² है, एक L को ऊपर से हटा देता हूँ, और इंटू एक्स। एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, ऊपर देखो, एक्स को लिख सकता हूँ L इंटू थीटा, इसका वैल्यू पुट कर लेता हूँ, और एक L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9k/2m इंटू थीटा। अब कंपेयर कर सकते हैं हम, अल्फा इज इक्वल्स टू 9k/2m इंटू थीटा और अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा² थीटा से कंपेयर किया जा सकता है। ओमेगा कितना आ जाएगा, √अंडर ऑफ 9k/2m। समझ में आया क्या या नहीं आया? हाँ सर। ये कंपाउंड पेंडुलम में आता है, मैं आगे निकल गया, मुझे लगा तुम्हें बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर नहीं आता है तो चलो ठीक है, उसको उसको भी कवर कर लेते हैं। तो सिंपल पेंडुलम देखते हैं ना, दो तरह के एसएचएम होते हैं, एक होता है लीनियर एसएचएम और एक होता है हमारा एंगुलर एसएचएम। लीनियर एसएचएम और एक होता है एंगुलर एसएचएम। जब हम लोग लीनियर एसएचएम की बात कर रहे हैं तो उस समय जो एसएचएम होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन या फिर वाई डायरेक्शन में होगा, सिंगल डायरेक्शन में होगा। और जब एंगुलर की बात करें तो एंगुलर का मतलब ही होता है कोई रोटेशन वगैरह हो रहा है। तो इधर मैं दिखा देता हूँ कि एक स्प्रिंग से ब्लॉक को अटैच किया हुआ है और ये एसएचएम कर रहा है, तो इस जगह पे मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन होता है, और इस जगह पे मैंने एक पेंडुलम लिया है, बॉल को अटैच कर दिया और इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया थीटा एंगल से,
और छोड़ दिया। तो इसमें भी एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन होता है, हमें पता है ये चीज़ें। तो इस तरफ क्या क्या बोलते हैं हम लोग 3 बातें बोलते हैं। एक तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। तो इधर हम लोग क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और क्या बोलेंगे, एंगुलर एम्पलीट्यूड। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पलीट्यूड को कैपिटल ए से। तो इस जगह पे डिस्प्लेसमेंट को थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, और एंगुलर एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम थीटा, इस तरीके से। दूसरा, जैसे हम लोग इस जगह पे बोलते हैं वेलोसिटी, तो उसी तरीके से यहाँ पे आता है एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है हमारा, लेकिन क्योंकि जब हम लोग टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसे एक्स का फॉर्मूला यूज करते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई लिखते हैं। तो इस जगह पे एक्स के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा। ए के जगह पे क्या लिखेंगे, थीटा नॉट साइन ओमेगा, ओमेगा के फॉर्म में रहेगा, और फेज तो वैसा ही चीज होता है। तो ये हमारा रिप्लेसमेंट हुआ, जो हम लोग लीनियर एसएचएम में लिखते हैं, उस तरह का इक्वेशन हम लोग एंगुलर एसएचएम में लिखेंगे। लेकिन जब हम लोग वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ओमेगा ऑलरेडी प्रेजेंट है, तुम यहाँ पे ओमेगा नहीं लिख सकते हो, कंफ्यूज हो जाओगे अदरवाइज। तो मैं इस जगह पे एंगुलर वेलोसिटी को एक नया नोटेशन दे रहा हूँ, दूसरे बुक में अलग नोटेशन मिल सकते हैं। तो ये वेलोसिटी है, और मैक्सिमम वेलोसिटी इस जगह पे कितना होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी होता है ओमेगा है। तो यहाँ पे भी मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी वो कितना हो जाएगा, ओमेगा की जगह पे ओमेगा ही रहेगा, ए के जगह पे एम्पलीट्यूड की जगह पे ये चीज चेंज हो जाएगा। मतलब अगर तुम्हें लीनियर एसएचएम आता है तो समझ लो एंगुलर एसएचएम भी आता है। और भी चीजें, जैसे कि a इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे तुम बस चीजों को रिप्लेस कर दो, a के जगह पे क्या लिखेंगे, अल्फा, और ओमेगा तो एज इट इज रहेगा, और x के जगह पे क्या लिखेंगे, थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से कंपेयर क्या करेंगे। यहाँ पे कौन से पार्टिकल एसएचएम करा सकता है, अगर कौन सा फोर्स लगना चाहिए, एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स तरह का फोर्स लगना चाहिए। तो इस जगह पे भी बस इसको रिप्लेस कर लेना है फोर्स को टॉर्क से, इज इक्वल टू माइनस एक कांस्टेंट के, हमारा क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, और एक्स के जगह पे हम लोग क्या पुट कर लेंगे, थीटा। तो इस तरह का फोर्सेस जो भी होगा या टॉर्क जो भी होगा वो हमें एंगुलर एसएचएम करा करके देगा। तो इसी में स्टार्ट होता है हमारा सिंपल पेंडुलम। और सिंपल पेंडुलम में हमारा कुछ इस टाइप से आता है सिनेरियो कि एक ब्लॉक अटैच कर दिया है, छोटा सा बॉब जिसको बोलते हैं, और उसको छोटा एंगल से डिस्प्लेस किया, बहुत ही कम एंगल है, और थीटा एंगल से डिस्प्लेस किया है मैंने इसको सॉरी। तो इस लोकेशन पे पहुंचने के बाद इस पे जो फोर्सेस लगेंगे, मैं इस जगह पे थोड़ा बड़ा एंगल दिखाता हूँ ताकि कैलकुलेशन अच्छे तरीके से दिखे, डायग्राम। और एम जी इधर तरफ लगेगा, और इस पे टेंजेंशियल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि तुमने इसको थीटा बोला है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। तो इधर आ जाएगा एम जी साइन थीटा, और एम जी साइन थीटा इसको टॉर्क लगाएगा। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा होता है, और टॉर्क का वैल्यू कितना हो जाएगा, एम जी साइन थीटा इंटू एल इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। इस जगह पे एक पॉइंट मास है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर हो जाएगा। और फिर से वही बात, जिस डायरेक्शन में हम लोग डिस्प्लेसमेंट करते हैं उस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो टॉर्क यहाँ पे माइनस साइन से दिखाना होगा। बहुत जगह पे ये चीज नहीं बताते हैं माइनस क्यों ले रहे हैं, तो टू बी वेरी प्रिसाइज हम लोग इस तरीके से साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। और ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा इंटू एल, और फिर इसको हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा से। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि थीटा काफ़ी ज़्यादा छोटा है,
तो साइन थीटा को मैं अप्रॉक्सीमेटली थीटा लिख सकता हूँ, ये हमें पता है, या वैल्यू वगैरह पुट कर लो और कंपेयर करते हैं तो हमारा फिर ओमेगा आ जाता है रूट अंडर ऑफ टाइम पीरियड कितना आता है 2 पाई रूट अंडर ऑफ एल बाय जी, इसी का उल्टा जी बाय एल, ये हमारा ओमेगा आ जाता है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, समझ में आया क्या? दूसरा होता है कंपाउंड पेंडुलम। तो कंपाउंड पेंडुलम में क्या होता है कि अगर कोई भी ऐसा रिजिड बॉडी जिसको मैंने हैंग कर दिया है और उसको फिर मैंने डिस्प्लेस करा है छोटा एंगल से, तो लेट्स से इस जगह पे मैंने इसको हिंज किया है इस 3D ऑब्जेक्ट को, तो ऑफ कोर्स इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं पे तो होगा। मैं मान लेता हूँ कि सेंटर ऑफ मास इस लोकेशन पे है और मैंने क्या करा, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, इस तरीके से डिस्प्लेस कर दिया लेट्स से। तो अगर ये इस तरीके से डिस्प्लेस हो जाएगा तो इसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा थीटा एंगल से, और जिसके कारण से इस पे टॉर्क लगेगा, तो ये क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करने लग जाता है, और जिसके कारण से ये एस एच एम करेगा, एंगुलर एस एच एम। ठीक है, तो इस तरह के एंगुलर एस एच एम को हम लोग कंपाउंड पेंडुलम बोलते हैं। तो काम इसमें बेसिकली वैसा ही है, और जो हिंज्ड पॉइंट है और जो सेंटर ऑफ मास है उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग एल बोल रहे हैं। तो अगर इसको मैंने थीटा एंगल से डिस्प्लेस किया तो सेंटर ऑफ मास पे ही हमेशा एम जी लगता है, उसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा विच विल बी एम जी साइन थीटा, और सारा कैलकुलेशन एग्जैक्टली सेम होगा। ये लेंथ हमारा है, इसके अबाउट टॉर्क निकलेगा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होगा, और टॉर्क होगा कितना, एम जी साइन थीटा इंटू एल इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, सो अल्फा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा काफ़ी ज़्यादा छोटा है तो इसको थीटा लिख लेता हूँ, जी एल डिवाइडेड बाय आई इंटू थीटा। हमें पता है माइनस साइन बस डायरेक्शन को डिनोट करता है, कंपेयर इसको हम लोग इससे करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा रूट अंडर ऑफ एम जी एल डिवाइडेड बाय आई, और फिर इधर से टाइम पीरियड आ जाएगा डेट 2 पाई रूट अंडर ऑफ आई बाय एम जी एल। तो इस फॉर्मूले को चाहो तो तुम याद रख सकते हो कंपाउंड पेंडुलम के लिए, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा फॉर्मूला नहीं, कॉन्सेप्ट याद रखो, क्योंकि कभी क्वेश्चन डायरेक्ट इस पे तो आता नहीं है, हमेशा क्वेश्चन टफ होता है, जैसा कि मैंने ऊपर पूछा था। तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह मैंने दिए थे। चलो तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर तुम्हें अब समझ में आ गया हो कंपाउंड पेंडुलम क्या होता है तो करे क्या? यस सर। यस सर। तो क्वेश्चन ऐसा है कि एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग को एक डिस्क के साथ अटैच कर दिया, बराबर, ये हमारा डिस्क है, और इस जगह पे फ्रिक्शन सफिशिएंट है कि इसे प्योर रोलिंग ऑलवेज करा रहा है, म्यू नॉट इक्वल्स टू 0 और प्योर रोलिंग हो रहा है ऑलवेज। तो बोला गया कि अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं इस डायरेक्शन में, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं इस डायरेक्शन में तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, फाइंड द टाइम पीरियड फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ये जो क्वेश्चन है ये जेई में आया था, कुछ सिमिलर क्वेश्चन जेई में आया था, मैं थोड़ा सा इसका लेस वर्जन दे रहा हूँ। वहाँ पे 2 स्प्रिंग लगा हुआ था, ठीक है, और मैंने सिर्फ एक स्प्रिंग दिया। अगर तुम ये क्वेश्चन कर लोगे तो वो भी तुम्हारा बेसिकली हो ही जाएगा, कुछ नहीं होगा, करो इसको। ओके, तो इस जगह पे डिस्क का मास m है और रेडियस r है। चलो सॉल्व करते हैं। तो
इस क्वेश्चन के लिए मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें एक जनरल कॉन्सेप्ट से समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन करने का तरीका क्या होना चाहिए। सबसे पहले इसको डिस्प्लेस कराऊंगा क्योंकि ये नेचुरल लेंथ पे है, और इसको मैं जैसे ही डिस्प्लेस कराऊंगा तो ये क्या करेगा, स्प्रिंग फोर्स लगाएगा, है ना। वो इस लोकेशन पे आ गया, पहले किस जगह पे था, इस जगह पे था, और तुमने इसको छोटा सा अमाउंट में डिस्प्लेसमेंट दिया, एक्स अमाउंट मान लेते हैं, तो ये डिस्प्लेस हो चुका है। अब क्या करेगा, ये रोल करके वापस इधर आने की कोशिश करेगा, इस तरफ आने की कोशिश करेगा, और इस तरफ इसका रोलिंग होगा, तो ऑफकोर्स फ्रिक्शन जो लगने वाला वो पीछे की डायरेक्शन में लगने वाला, तो इसका मैं एफबीडी बना लेता हूँ। जो इस तरफ फोर्स लगेगा डेट विल बी के एक्स, और इस जगह पे जो फोर्स लगेगा डेट विल बी फ्रिक्शन, और नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दो इक्वेशन हमेशा हम लोग लगाते हैं, और क्योंकि प्योर रोलिंग हो रहा है तो ए इज इक्वल टू अल्फा आर होना कंपलसरी है, ए इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर होना कंपलसरी है, ठीक है। तो के एक्स इस तरफ जो फोर्स लगेगा, पहले नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन करता हूँ, सो के एक्स माइनस ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। नेट टॉर्क, टॉर्क जो होगा इसके अबाउट दे रहा हूँ मैं, तो फ्रिक्शन के कारण से आएगा, तो फ्रिक्शन इंटू आर, और आई कितना हो जाएगा, ये इसके अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है, मतलब रोटेशनल मोशन करेगा, तो कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई टू, डिस्क है, इंटू अल्फा, अल्फा की जगह पे लिख लो ए बाई आर, आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा। फ्रिक्शन का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, और कितना लग रहा है वो मुझे पता नहीं है, मैक्सिमम लगेगा ज़रूरी नहीं है, तो फ्रिक्शन का वैल्यू पुट नहीं करना है। एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा एम ए बाई टू, अब इसका वैल्यू को मैं इस जगह पे पुट कर लेता हूँ, क्या आ जाएगा के एक्स माइनस ऑफ एम ए बाई टू इज इक्वल टू एम ए, और वो उस तरफ से आएगा तो बन जाएगा 3 एम ए बाई टू, ठीक है। तो इधर से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 2k बाय 3m इंटू एक्स। अब इधर से तुम कंपेयर कर सकते हो उसको ओमेगा स्क्वायर एक्स से, तो तुम्हारा ओमेगा आ जाएगा रूट अंडर ऑफ 2k बाय 3m, तो टाइम पीरियड आ जाएगा। कितने लोग आए आंसर? हाँ सर। हाँ सर। बिल्कुल। अब दूसरा तरीका देखो इसको कैसे करेंगे। सर हाँ बोलो। सर आपने जब आप फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल रहे थे तभी आपने कुछ बोला कि वो स्टैटिक फ्रिक्शन है तो हम वहां पे वैल्यू नहीं डाल सकते। ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, और स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है मैक्सिमम वो म्यू इंटू एन होता है, लेकिन तुम यहाँ पे एफ का वैल्यू म्यू इंटू एन नहीं पुट करोगे क्योंकि ये जो वैल्यू होता है वो मैक्सिमम होता है, ज़रूरी नहीं कि वो मैक्सिमम ही फ्रिक्शन यहाँ पे लगा रहा हूँ, बराबर है। इसीलिए मैं एफ को एफ के फॉर्म में ही रहने दूंगा, इसका वैल्यू म्यू इंटू एन नहीं पुट करूँगा, ठीक है। यस। दूसरा तरीका क्या था, ये इस तरीके से एसएचएम कर रहा है, तुमने इसको अगर जैसे ही डिस्प्लेस करा एक्स अमाउंट से, तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिया, बराबर। क्यों इस पॉइंट के अबाउट लिया, क्योंकि ये पॉइंट से जो फ्रिक्शन पास कर रहा है उसके कारण से टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो, आया ना। और टॉर्क इज हाँ इक्वल टू क्या बोल दूंगा मैं, आई इंटू अल्फा, तो टॉर्क इज इक्वल टू आ जाएगा आई इंटू अल्फा। तो इस पॉइंट के अबाउट अगर मैंने टॉर्क लिया है तो वो कितना आ जाएगा, एक तो के एक्स लगेगा, और क्या ये पॉइंट एक्सेलरेटेड है क्या, ये जो पॉइंट मैंने ए दे रखा है, नहीं ये पॉइंट एक्सेलरेटेड नहीं है, क्यों, क्योंकि प्योर रोलिंग हो रहा है, बराबर। तो अगर मैं उस जगह पे बैठ भी जाऊं तो सूडो फोर्स वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो टॉर्क जो आएगा वो के एक्स के कारण से आएगा, सो के एक्स इंटू आर विल बी इक्वल टू आई इंटू अल्फा। मैं इस पॉइंट के अबाउट ले रहा हूँ तो आई भी तो इसी पॉइंट के अबाउट लेना पड़ेगा, कितना आ जाएगा ये एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस ऑफ एम आर स्क्वायर,
विच इज 3mr² इधर पुट कर लिया मैंने 3mr² इंटू अल्फा। और अब तुम इसको कंपेयर कर सकते हो। x इज इक्वल टू क्या होता है, r इंटू थीटा, है ना? नहीं समझ में आया क्या? हाँ सर। अगर हाँ ये सर। थोड़ा सा डिस्प्लेस कर जाएगा तो x जो होगा वो r इंटू थीटा होगा ना। तो इस जगह पे मैं k r इंटू थीटा लिखूंगा, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा इधर से। तो ये बचेगा सिर्फ 3m/2 इंटू अल्फा। अल्फा कितना आ जाएगा, 2k/3m इंटू थीटा, और इसको कंपेयर कर लो ओमेगा स्क्वायर थीटा से। तो ओमेगा कितना आ जाएगा, √2k/3m। आ गया आंसर। ठीक है, यस सर। ओके। ये हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन और भी वैरायटी के मिलते हैं, और करना है क्या बोलो? चलो तो फिर हम लोग नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करते हैं। और इस बार हम लोग कुछ ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि ब्लॉक है और इस ब्लॉक को इस स्प्रिंग के ऊपर रख दिया गया और इसके नीचे का और ब्लॉक है, ये ऐसा है। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया गया और इन दोनों ब्लॉक के मासेस गिवन है। इसका m1 बोल दिया गया और इसका m2 बोल दिया गया। तो बोला गया कि इस m1 ब्लॉक को फर्दर कितना कंप्रेस किया जाए ताकि m2 ब्लॉक लिफ्ट हो जाए ग्राउंड से। क्या क्वेश्चन पूछा, फाइंड द मिनिमम compression in block M1 such that M2 block just lifts up from the ground। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें अंडरस्टैंडिंग की काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट होगी। साथ ही साथ इस पे बेस्ड क्वेश्चंस तुम्हें और भी आगे मिल सकते हैं। तो पहले ये क्वेश्चन तुम्हें अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि स्प्रिंग है और इस जगह पे कंप्रेस्ड है वो। तो मैं इसके पहले सारे पोजीशंस बनाऊंगा, उसके बाद ही आगे कैलकुलेशन करूंगा। ये M2 है और ये M1 है और इस जगह से ग्राउंड है। तो इसका नेचुरल लेंथ किसी जगह पे होगा, मान लेते हैं कि इस जगह पे नेचुरल लेंथ है। सो दिस इज नेचुरल लेंथ। पार्टिकल जो एसएचएम करता है, अगर मैं किसी भी ब्लॉक को कंप्रेस करूंगा स्प्रिंग के अगेंस्ट, तो एसएचएम किसके अबाउट होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट करता है। आया ना, दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहां पे अभी ये नेट फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर 0 है। और जो फोर्स की बातें करते हैं कि स्प्रिंग जो फोर्स लगा रहा है, उसके लिए जो हम लोग डिस्प्लेसमेंट काउंट करते हैं वो नेचुरल लेंथ से काउंट करते हैं। तो बात ऐसा है कि ये x नॉट डिस्टेंस है जो कि कंप्रेस्ड होगा, और वो x नॉट कितना होगा हमें पता है, कितना, m1g इज इक्वल टू k x नॉट। सो x नॉट इज इक्वल टू m1g/k। दूसरा चीज मान लेता हूं कि मैं इसको x से कंप्रेस कर रहा हूँ, x अमाउंट से मैंने इसको कंप्रेस करा। अगर मैंने इसको x अमाउंट से कंप्रेस किया तो ये क्या करेगा, अब एसएचएम करेगा। थोड़ा सा बड़ा कंप्रेशन देते हैं इसको, x अमाउंट से कंप्रेस कर दिया मैंने। तो ये जो कंप्रेशन दिया है इसके अबाउट एसएचएम करेगा,
तो जितना नीचे गया है उतना ही ऊपर जाएगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड हो गया ये काइंड ऑफ, तो ये ऊपर भी उतना ही जाएगा एक्स अमाउंट, और ये मैक्सिमम इस लोकेशन पे पहुंच सकता है। अगर इस ब्लॉक को लिफ्ट करना है तो हमें पता है कि ऊपर की डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा स्प्रिंग के कारण से, ऑफ कोर्स वो m2g से बड़ा होना चाहिए। तो इसको मैं मान लेता हूँ कि k a है, तो k a विल बी इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, m2g। सो a शुड बी इक्वल्स टू m2g बाय k होना चाहिए, ये एम्पलीट्यूड होना चाहिए। तो a जो है हमेशा किससे डिस्टेंस मेजर किया जाता है, ये हमारा नेचुरल लेंथ से मेजर किया जाता है। तो नेचुरल लेंथ से इतना अगर ऊपर होगा तभी तो ये इसको लिफ्ट कर पाएगा, क्योंकि इतना एक्सटेंशन तो कंपलसरी है, ए अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन, तभी तो ये इसको लिफ्ट कर पाएगा। तो बस अब तुम इक्वेशन लगा दो, इक्वेशन से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये तुम्हारा x ऊपर गया उतना ही अमाउंट में, तो x विल बी इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस ऑफ a। तो मैं x का वैल्यू पुट कर लेता हूँ, x निकालना है, x का क्या वैल्यू पुट करूँगा, तो इज इक्वल्स टू एक्स नॉट का वैल्यू कितना है तुम्हारा m1g/k, और a का वैल्यू कितना है m2g/k। तो टोटल क्या आ जाएगा m1 प्लस ऑफ m2g/k। तो तुम्हें इतना कंप्रेशन करना पड़ेगा, इतने अमाउंट में कंप्रेशन करना पड़ेगा ताकि जब वो ऊपर आए तो ब्लॉक लिफ्ट अप हो जाए। बोलो समझ में आया कि नहीं? सर लास्ट पार्ट एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो? ए वाला पार्ट बता दीजिए ना। कौन सा पार्ट? हाँ सर, ए वाला पार्ट, ए वाला पार्ट, आपने जो एम्पलीट्यूड ए लिखा ना उसमें। ठीक है। इसको अगर लिफ्ट करना है तो इसके पास कितना फोर्स लगना चाहिए, स्प्रिंग के कारण से कितना फोर्स लगना चाहिए, एक्स ए, जो कि mg के बराबर होगा। तो मैंने इसको बराबर कर दिया, तो ये वैल्यू a निकल के आया। तो ये a जो डिस्टेंस है वो किस जगह से काउंट होता है, नेचुरल लेंथ से। तो ये तो हमारा लोकेशन है नेचुरल लेंथ का, तो इतना तो एक्सटेंशन होना चाहिए, मतलब ब्लॉक को यहाँ पे पहुंचना चाहिए तभी ये लिफ्ट कर सकता है। और ब्लॉक को इस जगह पे पहुंचना है तो इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन से एसएचएम होता है, जितना डिस्टेंस नीचे जाएगा उतना ही डिस्टेंस ऊपर जाएगा। तो एसएचएम में तुमने जो कंप्रेशन किया उतना ही ऊपर जाएगा, और वो उतना ऊपर इस तरीके से चला जाए कि ये ए अमाउंट तक पहुंच जाए, नेचुरल लेंथ से ए ऊपर चला जाए। तो इधर से x हो कितना जाएगा, दिस x विल बी इक्वल्स टू a प्लस ऑफ एक्स नॉट। तो x कितना हो जाएगा a, x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस ऑफ a, और x नॉट का वैल्यू हमने इधर से निकाल के रखा था, पुट कर लिया m1g/k, और a का वैल्यू हम लोगों ने इधर से निकाल के रखा था, इसका वैल्यू पुट कर लिया। तो ये हमारा आंसर है। समझ में आया क्या? यस सर। चलो ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं फिर, और इम्पोर्टेंट भी है।